यदि थोड़ा सा दुनिया की कल्पना आप बिना संख्याओं के करके देखें तो समय और दूरी का सटीक कैसे हिसाब होता है इसके विषय में आप थोड़ा सा सोचिए। संख्या पद्धति केवल गणित नहीं है बल्कि मानव सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा है। आज हम इसी संख्याओं के रहस्य को गहराई से डिकोड करेंगे और आप जानेंगे कि प्राचीन इतिहास से लेकर आज के कंप्यूटर तक संख्याओं का सफर कैसे तय हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याओं का दिलचस्प ऐतिहासिक सफर और शून्य का आविष्कार कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे एक संख्या और संख्या पद्धति वास्तव में क्या होती है। फिर हम देखेंगे दशमलव, बाइनरी और अन्य प्रमुख संख्याएं पद्धति क्या होती है, उनको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार अर्थात नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होते हैं, उनको हम समझेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे इन सबको जीवन भर याद रखने की कौन सी जादुई ट्रिक है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बेसिक मैथ के ऊपर और आज उसका ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राचीन काल में जब लोग गिनती नहीं जानते थे तब वे पत्थरों या कैसे चीजों का यूज करते थे। देखो प्राचीन काल में जब लोग गिनती नहीं जानते थे तब वे पत्थर या लकड़ी पर निशान का उपयोग करते थे। जैसे कि उनके पास मान लो इस प्रकार से कोई पत्थर होता था, उसके ऊपर इस प्रकार से वो लाइन खींच लेते थे। जैसे 2 चीजें हैं तो 2 लाइनें, 3 चीजों के लिए 3 लाइनें, 4 चीजों के लिए 4 लाइनें खींच लेते थे या पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े पास रख लेते थे। इस प्रकार से वो चीजों का यूज करते थे। धीरे-धीरे मिस्र, बेबीलोन और रोमन जैसी सभ्यताओं ने अपने-अपने अंक बनाए। लेकिन गणित में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब भारत में ब्राह्मी अंकों का प्रयोग शुरू हुआ। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने इस पद्धति को एक नई और वैज्ञानिक दिशा दी। यहीं से 0 से लेकर 9 तक के अंकों का विकास हुआ जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। तो आप समझ सकते हैं भारत का कितना ज्यादा योगदान रहा है संख्याओं के विकास में। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि गणित के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा योगदान शून्य का आविष्कार कैसे हुआ। देखो महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य को एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण संख्या के रूप में परिभाषित किया। शून्य के बिना बड़ी संख्याओं की गणना करना और आधुनिक विज्ञान की कल्पना करना बिल्कुल ही असंभव लगता है। बाद में अरब व्यापारियों के माध्यम से यह प्रणाली पूरी दुनिया में फैल गई। अर्थात जब लोग अरब से आए तो अरब के व्यापारी जो थे वो इस पद्धति को पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इसे फैला दिया। इस ऐतिहासिक सफर के कारण इसे आज दुनिया भर में हिंदू अराबिक नंबर सिस्टम कहा जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि इतिहास समझने के बाद आइए जानते हैं कि संख्या खुद क्या होती है। देखो संख्या वह माध्यम होती है जिससे हम किसी वस्तु की मात्रा बताते हैं। जैसे 5 सेब, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सेब रखे हैं। तो किसी चीज की हम जो मात्रा बताते हैं वो क्या होती है, एक प्रकार से संख्या होती है। किसी चीज का क्रम भी दर्शाती है। जैसे रेस में पहला या तीसरा स्थान किसका होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्चों की दौड़ कराई जाती है स्कूलों में तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस चीज का क्रम भी जो होती है संख्याएं बताती हैं। इसके अलावा संख्याएं माप बताने का काम आती हैं। जैसे 10 किलोग्राम या 20 मीटर। आपने देखा होगा अगर चीनी लेने जाएंगे दुकान पे तो कहेंगे आप 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो। इस प्रकार से संख्याएं जो होती हैं माप तोल का भी काम करती हैं। संक्षेप में अगर हम बात करें तो गिनने के लिए, मापने के लिए या क्रम बताने वाले चिन्हों को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अर्थात आर्डर रिप्रेजेंट करना हो या कोई चीज नाप तोल करनी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या का प्रयोग वहां पे किया जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहीं पे। आपने सोचा होगा कि गणित की क्लास में इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है। बहुत भी अच्छी बात है। देखो इसका चरण कुछ होते हैं, जैसे कि पहले चरण होता है जब हम जानते हैं कि संख्या कैसे बनी होती है तो रटने की जरूरत खत्म हो जाती है, इसलिए हम इतिहास को बताते हैं।
दूसरा होता है विकास को समझने से हमें शून्य का असली महत्व समझ में आ जाता है कि जैसे कि विकास कैसे हुआ, शून्य का ये भी चीज हमारे समझ में आ जाती है। तीसरा, पुराने लोग बिना गिनती के कैसे परेशान होते थे, यह जानकर हम गणित की जो होते हैं केंद्र करते हैं। अर्थात तो पहले अगर हम ये समझ जाएंगे कि लोग गणित के बिना या संख्याओं के बिना कैसी मेहनत करते थे, कैसी चीजों को गिनने में संघर्ष करते थे, तो इससे इतिहास से हमें ये भी चीज समझने को मिल जाती है। और चौथे पे बात करें तो इतिहास से शुरुआत करने से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो आगे गणित आसान बनाते हैं। तो यहाँ तक तो हमने काफी चीजों को समझ लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि संख्या पद्धति आखिर में होती क्या है। देखो, संख्या पद्धति की बात करें अगर आसान भाषा में, तो संख्याओं को लिखने, पढ़ने और दर्शाने के नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। हर पद्धति का अपना एक आधार होता है जो उसकी पहचान बताता है। इसी आधार पर यह तय होता है कि किसी संख्या का स्थानिक मान क्या होगा। उदाहरण के लिए अगर बात करें जैसे कि 345 में 3 गुणे 100, 4 गुणे 10 और 5 गुणे 1 यह स्थान के कारण ही संभव होता है। और थोड़ा सा बात करें तो दुनिया भर में उपयोग होने वाली 4 प्रमुख संख्या पद्धतियां मौजूद हैं। कौन कौन सी? एक होती है डेसिमल संख्या जिसका बेस जो होता है 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें 8 बेस होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें 16 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम पे, तो पहली जो होती है हमारी डेसिमल संख्या पद्धति जिसका आधार जो होता है 10 होता है। आधार 10 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे संख्याएं 0 से 9 तक लिखी जाते हैं, था 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश, अर्थात ये 9 तक होती है, इसलिए यहाँ पे इसका आधार देखा जाए तो टोटल संख्याएं 10 हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे इसका आधार 10 हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी द्वि-आधारी पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका आधार 2 होता है क्योंकि इसके अंदर संख्याएं केवल 0 और 1 ही ली जाती हैं और जो भी कंप्यूटर की भाषा होती है वो सारी चीजें 0 1 के रूप में ही लिखी जाती हैं। अगर आप कंप्यूटर जब पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर के विषय में तो वहां पे आप 0 1 के विषय में और डिटेल से जान जाएंगे। तीसरी बात करें अष्टधारी पद्धति जिसका आधार होता है 8, अर्थात 0 से 7 तक इसमें संख्याएं होती हैं इसलिए इसका आधार 7 होता है। और चौथे नंबर पे बात करें सोटाधारी पद्धति हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका आधार 16 होता है जिसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं और ए और एफ का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर सिस्टम होते हैं जिसमें से बेसिक या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे 2 ही नंबर सिस्टम है, एक डेसिमल सिस्टम जिसको हम डेली रोजमर्रा में यूज करते हैं और बाइनरी सिस्टम जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि संख्याओं के प्रकार को एक मजेदार कहानी की तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लो शुरुआत होती है 1 2 3 इस प्रकार से जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है जो गिनती के काम आती है, अर्थात 1 हो जाए 2 हो जाए 3 4 इस प्रकार से जब संख्याएं लिखी जाती हैं जिनको हम गिनने के लिए यूज में करते हैं तो इस प्रकार की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर कहा जाता है। वहीं पे यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और बढ़ा दिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शामिल कर दिया जाए तो ये हमारी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर, अर्थात जिनके अंदर 0 भी आ जाता है, अर्थात शून्य जुड़ते ही यह परिवार पूरा हो गया है और इस पूर्ण संख्या इसीलिए परिवार पूरा हो गया इसीलिए इन्हें पूर्ण संख्याएं नाम दिया जाता है। ट्रिक याद रखें कि काउंटिंग नंबर में 0 जोड़ा तो वो होल नंबर बन जाता है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 इस प्रकार की होती हैं, जैसे इनके अंदर 0 लिख दिया जाता है तो ये होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या होता है जब हम नुकसान, कर्ज या तापमान की गिरने की बात करते हैं। अभी तक तो हमने संख्या 1 2 3 4 ही बात किया, लेकिन जब हम बात करें कि हमारा नुकसान हो गया है या वातावरण का तापमान गिर गया है, जैसे कि जाड़ों में कहते हैं माइनस का 30 सेल्सियस 40 सेल्सियस, या हमारे 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 2 रुपए हमारे गिर चुके हैं, तो इस प्रकार से कैसे चीजों को लिखा जाए ये बड़ी समस्या आ रही थी। तो इसी के लिए तब हमें नकारात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी अर्थात नेगेटिव संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। तो जब हम पूर्ण संख्याओं में -1 -2 -3 इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ देते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं।
याद अगर रखने की ट्रिक पे बात करें तो जब होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर जोड़ दिए जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब मान लीजिए आपको एक पिज्जा के हिस्से करने हैं तो आपको भिन्न की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने समझ लिया कि पूर्ण संख्याओं को काउंट करना, अगर आपका घाटा नुकसान हो तो आप माइनस की संख्याओं को यूज करेंगे। लेकिन मान लो कोई चीज आप डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास एक पूरा इस प्रकार से कोई पिज्जा है, उसके अगर आप 2 पार्ट करना चाहते हैं या 4 पार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो पार्ट बन रहे हैं इन पार्ट का आप नाम क्या देंगे, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई प्रकार की संख्याओं को लाया गया, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जो कि P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये भाग अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल भाग का क्या है, ये 1 है, अर्थात टोटल 1 हो जाएंगे, उसमें से 4 भाग का 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे टोटल भाग 2 है, 2 में से 1 ये भाग है, अर्थात 4 में से 1 ये भाग था, ये वाला 4 में से 1 भाग है, इसलिए यहाँ पे 4 1 बटे 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो है टोटल भाग 2 है, जिसमें से 1 भाग है, इसलिए 1 बटे 2 इसको लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे कि 1 बटे 2, 3 बटे 4 या 5, क्योंकि 5 बटे 1 या 0.7 ये सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि हमारा पाई होता है, इसको नहीं लिख सकता। ये दशमलव की बात कभी भी खत्म नहीं होती हैं और ना ही दोहराती हैं, अर्थात इस प्रकार की संख्याएं जो कि दशमलव के बाद ना ही खत्म होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं, तो इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण जैसे कि √2 है, √3 है, या यहाँ पे गणित का मशहूर पाई भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होती दशमलव के बाद और ना ही रिपीट होती हैं, तो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे कि √2, √3, पाई आदि ये हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब परिमेय संख्याओं को हमने यहां तक समझ लिया, तो जब अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो एक वास्तविक संख्याओं का समूह बन जाता है, अर्थात परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं जब मिला दी जाती हैं तो एक वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। इस प्रकार सभी याद रखने का एक जादुई तरीका है। n मतलब नेचुरल नंबर, W मतलब होल नंबर, Z मतलब इंटीजर, Q मतलब रेशनल नंबर और R मतलब रियल नंबर हो जाते हैं। n का नेचुरल, W होल, रियल और इस प्रकार से लिखा है। यह एक डब्बे के अंदर डब्बे की तरह काम करते हैं, जैसे कि सबसे अंदर नेचुरल नंबर होता है, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर यहाँ पे आपके रियल नंबर आ जाते हैं। तो काउंटिंग के नंबर में जब 0 ऐड किया जाता है तो हमारे बन जाते हैं होल नंबर। होल नंबर में जब माइनस के नंबर जोड़ दिए जाते हैं तो इंटीजर बन जाते हैं। इंटीजर में जब 1/2 इस प्रकार के फ्रैक्शन नंबर जोड़ दिए जाते हैं तो रेशनल नंबर बन जाते हैं। और रेशनल नंबर में जब √2, 3 वगैरह जोड़ दिए जाते हैं तो ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बन जाता है रियल नंबर का समूह। तो इस प्रकार से आप अभी तक समझे कि नंबर सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे अगर लास्ट में हम कंक्लूजन पे बात करें तो संख्या पद्धति सिर्फ अंक नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के विकास का सबूत होता है। भारत के शून्य ने गणित की संख्या या गणित की दुनिया को बहुत मजबूत नींव दी है, जिस पर आज तकनीकी टिकी है। अलग अलग पद्धतियों जैसे बाइनरी आज हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन को चला रही है। संख्याओं के प्रकार इस सीढ़ी को समझने के से गणित का सारा डर खत्म हो जाता है। तो अब हम जब अगली वीडियो मिलेंगे तो कुछ और नए टॉपिक के साथ में डिटेल से बात करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए